नमस्कार दोस्तों हम लोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को देख रहे हैं और हम लोग जिस खंड के या जिस सब्जेक्ट के प्रश्न देख रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम लोग जिन टॉपिकों के अंतर्गत आए हुए सवालों को देखेंगे उसमें से पहला टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सबके सामने पहला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। मतलब ये पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि न्यायालय जो कार्यवाही करेगा, संसद जो कार्यवाही करेगा, न्यायालय उसकी जांच नहीं कर सकता, मतलब उसे करने का ये अधिकार नहीं है। ऑप्शन में दिया है दोस्तों कि अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 126 और अनुच्छेद 139। तो इसका दोस्तों सही जवाब है अनुच्छेद 122। संविधान के अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच जो है कि न किए जाने का प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो ऑप्शन में दिया है कि 7 न्यायाधीश, 9 न्यायाधीश, 11 न्यायाधीश, 25 न्यायाधीश। तो दोस्तों, जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था उस समय तो सर्वोच्च न्यायालय में जो है कि चीफ जस्टिस के अतिरिक्त जो न्यायाधीश थे उनकी संख्या थी 25। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है कि सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, वर्तमान समय में 2019 में एक संशोधन हुआ, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019, जिसके अनुसार वर्तमान में जो है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ कुल न्यायाधीशों की संख्या है 34। मतलब कि एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। तो इस तरह से अगर आज ये सवाल बन के आएगा और ऑप्शन में जो है कि 33 रहेगा, तब आप लोग जो है कि 33 मार के आगे बढ़िएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधि मंत्री। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 126 में प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि की जाएगी। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद जो है कि रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अब ऑप्शन में इसमें बता दिया कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब कैसे की जाती है वो देखिए, ऑप्शन बनाया है कि राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। तो दोस्तों, इसमें जो है कि ऑप्शन डी सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे की जाती है। परंतु दोस्तों, क्या है कि मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की जो नियुक्ति की स्थिति होती है वो मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करना आवश्यक होता है। ऐसे मामले में वर्ष 1993 में दिए गए एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में जो है कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया था। मतलब कि प्रश्न में पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जब नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय का जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी सलाह राष्ट्रपति के लिए जो है कि बाध्यकारी हो गई थी 1993 में। लेकिन 1998 में जो है कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह को व्याख्यायित करते हुए इसके साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों का जो है कि परामर्श आवश्यक होना जो है कि इस निर्णय में जोड़ दिया गया। मतलब कि किसी जज की नियुक्ति करते हुए राष्ट्रपति जब करेगा तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 अन्य जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनकी भी नियुक्ति जो है कि कंपल्सरी, उनका भी जो है कि परामर्श राष्ट्रपति के लिए वो है कंपल्सरी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में
सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, मतलब कि अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या हम आपको बताते हैं कि अनुच्छेद 132 जो है वो संवैधानिक मामलों में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय अधिकारिता का वर्णन करता है। क्या? अनुच्छेद 132 जो है वो संवैधानिक मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का वर्णन करता है, और अनुच्छेद 134 ए जो है वो उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र का जो है कि उल्लेख करता है। यदि उच्च न्यायालय की जो है कि किसी मामले में अनुच्छेद 134 ए के तहत यह प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में संविधान के निर्वचन का प्रश्न अंतर्वलित है, तो अनुच्छेद 132 के तहत उसकी अपीलीय उसका जो है कि उसका अपील उच्चतम न्यायालय में की जाएगी। इस प्रकार जो है कि संवैधानिक विवाद में अनुच्छेद 134 ए को अनुच्छेद 132 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। दोस्तों ये कठिनतम सवालों में है और उम्मीद है कि ये रिपीट किया जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना भी सवाल बन गया है, 2002 में पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न के लिए अब वर्तमान समय में जो परीक्षा की स्ट्रेटजी हो गई उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। तो इस प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारत में संविधान की मूल संरचना मतलब बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। दिया है संविधान, न्यायिक व्याख्या, न्यायविदों के मत और संसदीय कानून। तो इसका दोस्तों सही जवाब है न्यायिक व्याख्या। क्या होता है दोस्तों कि केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के वाद में संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचे के सिद्धांत की व्याख्या की गई, जिसका अनुमोदन जो है मिनर्वा मिल्स के वाद में भी किया गया है। अतः स्पष्ट है कि ये जो न्यायिक सिद्धांत है, मूल संरचना का जो सिद्धांत है, ये न्यायिक व्याख्या से जो है कि संबंधित है, मतलब न्यायिक व्याख्या ही इसका स्रोत है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनरावलोकन से, न्यायिक स्वतंत्रता से। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है जनहित याचिका। देखिए दोस्तों, जनहित याचिका और न्यायिक पुनरावलोकन दोनों जो है कि माने जा सकते हैं, लेकिन जब हम और गहराई से इसको देखेंगे और न्यायिक सक्रियता के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, तो प्रेफरेंस जो है कि हम जनहित याचिका को ही देंगे, क्योंकि भारत में जो है कि न्यायिक सक्रियता यद्यपि जो है कि न्यायिक पुनरावलोकन और जनहित याचिका दोनों से संबंधित है, लेकिन जब जनहित याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से ही जो है कि न्यायिक सक्रियता भारत में सामाजिक परिवर्तन के वाहक के रूप में उभरी है, तो इसीलिए जो है कि न्यायिक पुनरावलोकन से ज़्यादा जनहित याचिका को प्राथमिकता देंगे। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है कि सही होगा। अगर जनहित याचिका नहीं रहेगा तो न्यायिक पुनरावलोकन को आप जो है कि सही कह सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल जिस टॉपिक से, टॉपिक का नाम है राज्यपाल, गवर्नर। इससे दोस्तों जो पहला सवाल बना है वो है कि संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि मतलब जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय डिस्कस हो रहा था कि जो भारत के राज्यों का राज्यपाल होगा वो चुना जाएगा या उसकी नियुक्ति की जाएगी। तो इसके बारे में जब डिस्कशन हुआ तो उसका जो है कि चुनाव रद्द करके, मतलब वो चुना नहीं जाएगा बल्कि उसकी नियुक्ति होगी, इस पर निचोड़ निकल के आया। क्यों, उसी के बारे में सवाल पूछा है, बनाया है कि इसका तात्पर्य होता, मतलब अगर राज्यपाल भी चुनाव होता, मुख्यमंत्री की तरह से राज्यपाल का भी चुनाव होता तो क्या होता। इसका तात्पर्य यह होता कि एक दूसरा निर्वाचन, और दूसरा दिया है कि निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता। तीसरा है कि निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, और चौथा ऑप्शन है कि राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। तो दोस्तों इसका देखिए कूट बनाया है, कूट में दिया है कि केवल 1 या 2 सही है, केवल 2 तथा 3 सही है, सी दिया है कि 1, 3 और 4 सही है, और डी में कूट बनाया है कि 2, 3 और 4 सही है।
तो दोस्तों इसको जब आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं, चारों जो तथ्य दिए हैं, उस हिसाब से जब आप पढ़ेंगे और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जो है कि अगर दोनों का चुनाव होता, मुख्यमंत्री का तो चुनाव होता ही है, और अगर राज्यपाल का भी चुनाव होता तो क्या क्या समस्याएं होती, तो आप अंततः जिस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो उस हिसाब से ऑप्शन सी को आप प्राथमिकता देंगे, मतलब कथन 1, 3 और 4 जो है कि सही कहेंगे। क्योंकि दोस्तों संविधान सभा में जब इस बात पर काफ़ी बहस हुई कि राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो या निर्वाचित हो, तो टी कृष्णामाचारी, पी खेर और जी पंत जैसे, मतलब गोविंद बल्लभ पंत जैसे जो नेता थे, इन्होंने जो है कि निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में ये जो है कि थे, जबकि BR अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू जैसे जो नेता थे ये नामित राज्यपाल के पक्ष में थे। अंततः देश की परिस्थितियों और आम सहमति के आधार पर जो है कि नामित राज्यपाल के प्रावधान को एक्सेप्ट किया गया, निर्वाचित प्रावधान की मूल योजना को जो है कि छोड़ दिया गया। अब क्यों किया गया वही सवाल बनाया है। देखिए इसके पीछे का कारण ये था कि मुख्यमंत्री का तो चुनाव होता ही, एक चुनाव और राज्यपाल का होता, और जब राज्यपाल चुन करके आता तो वो अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं मानता, तो ये भी कंट्राडिक्शन होता, मतलब कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तनाव होता, और निर्वाचन जो है कि प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर नहीं बल्कि जो है कि व्यक्तिगत मुद्दों पर लड़ा जाता, तो ये भी एक कंट्राडिक्शन होता। और जो है कि राज्यों में संसदीय प्रणाली भी लागू रहे, इस वजह से जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव जो है कि निर्वाचन राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और जब इसका डायरेक्ट चुनाव होने लगता तो ये संसदीय शासन प्रणाली जो है कि आपस में मेल नहीं खाती केंद्र और राज्य के लिए, तो ये भी ज़रूरी था जो राज्यपाल का चुनाव ना करा करके नियुक्ति, राज्यपाल का पद जो है कि नियुक्ति के द्वारा उसका प्रावधान किया गया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ऑप्शन में दिया है कि अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 219। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि अनुच्छेद 123 जो है ये राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है इसमें, तो राज्यपाल के लिए जो है प्रावधान वो अनुच्छेद 213 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213(1) में ये प्रावधान किया गया है कि उस समय को छोड़कर जबकि राज्य की विधानसभा सत्र में है, या जिस राज्य में विधान परिषद है और विधान परिषद सत्र में है, जब दोनों ही, मतलब कि अगर जिस राज्य में विधान परिषद है और विधानसभा दोनों हैं, जब दोनों ही सत्र में ना हों और कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए कि तत्काल किसी विधान की ज़रूरत हो बनाने की, तो राज्यपाल को ये अधिकार है कि वो जो है कि उस पर अध्यादेश बना सकता है, और जो है कि वो एज ए कानून जो है कि जैसे विधानसभा से पारित कोई विधेयक मान्य होता है उसी तरह से वो इम्प्लीमेंट होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जिस टॉपिक से है, टॉपिक का नाम है राज्य विधानमंडल। पहला सवाल है दोस्तों इस टॉपिक से कि किस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या जो है कि सबसे अधिक है, सर्वाधिक सदस्य संख्या है। तो आप लोगों को मालूम है दोस्तों उत्तर प्रदेश वैसे भी पूरे इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन में, तो वहीं होगी, तो उत्तर प्रदेश है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल का ये परीक्षा भी है, तो उत्तर प्रदेश को ही मद्देनज़र रखे हुए शायद ये सवाल बनाया होगा। उत्तर प्रदेश में दोस्तों विधानसभा की जो सीट है टोटल वो है 403, पहले 404 हुआ करती थी एक एंग्लो इंडियन, अब जबकि वो प्रावधान समाप्त कर दिया गया है एंग्लो इंडियन का पद, तो इस वजह से जो है कि 403 ही सही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। मतलब अनुच्छेद 170 में ये बताया गया है किसी राज्य की विधानसभा न्यूनतम कितनी हो सकती है संख्या, और विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है न्यूनतम 60 और अधिकतम 500, जबकि कुछ राज्य इसके जो है कि अपवाद हैं, अभी हम आपको बताएंगे। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार जो है कि
किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है वो 60 तथा अधिकतम संख्या 500 हो सकती है, ये बताया गया है। जबकि दोस्तों इसके अपवाद के रूप में गोवा है, गोवा में 40 ही विधानसभा की सीटों की संख्या है, और सिक्किम में 32 है, और मिजोरम में जो है कि 40 है। और जबकि पांडुचेरी विधानसभा जो है संघ राज्य क्षेत्र है, वहाँ पर जो है कि केवल 33 है। तो ये इसके जो है कि अपवाद हैं न्यूनतम के, क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम 60 होना चाहिए, तो वहाँ 60 से भी कम है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन दिया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सही बात है दोस्तों कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। बी है कि सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। ये भी बात सही है, मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है, मंत्रिपरिषद की बैठक का। ऑप्शन सी दिया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये सही बात नहीं है। जबकि ऑप्शन डी जो है ये भी सही है, क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। देखिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने कार्य करता है, लेकिन उसे कुछ मामलों में विवेकाधिकार भी प्राप्त होता है। तो जिस वजह से यहाँ पे समस्त शब्द जोड़ देने से जो है कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 163 के अनुसार जो है कि जिन बातों में जो है कि इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि राज्यपाल अपने कृत्यों का उनमें से जो है कि किसी को अपने विवेकानुसार कर सकता है, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल जो है कि अपने कृत्यों का प्रयोग करने में जो है कि राज्यपाल को उसके कृत्यों को पूरा करने में मंत्रिपरिषद जो है कि एक सलाह के रूप में कार्य करती है। मंत्रिपरिषद मतलब सलाह देती है उसे। देखिए, अब अगला सवाल है दोस्तों कि मुख्यमंत्री संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। दिया है कि वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है मुख्यमंत्री। तो दोस्तों ये जो है कि ये बात गलत है, क्योंकि राज्यपाल द्वारा चयनित नहीं होता है बल्कि नियुक्त होता है। यहाँ पे चयनित शब्द जोड़ करके इस तथ्य को इसने गलत कह दिया। तो यही पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। चलिए और विकल्पों पर विचार कर लेते हैं, जिनमें से बी विकल्प है कि वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। सही बात है कि राज्यपाल उसे नियुक्त करता है। और वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। सही बात है, जिस पार्टी का बहुमत साबित होता है वह दल अपना जो है कि नेता चुनती है, तो उसी व्यक्ति को जो है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। उसका पद पर बना रहना उस बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। सही बात है, तो इसका जो है कि ऑप्शन डी भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है वह गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है कि राज्यपाल करेगा, और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी वो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। तो अतः स्पष्ट है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की औपचारिक नियुक्ति करता है, न कि उसका चयन करता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम या गणपूर्ति क्या है। 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी कम हो। बी है कि सदन की कुल सदस्यता का आधा। सी है कि सदन की कुल सदस्यता का 1/4। डी है कि 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 189(3) के में यह प्रावधान किया गया है कि जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए कोरम गणपूर्ति जो है कि 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग जो होगा, इसमें से जो भी अधिक हो वो जो है कि मान्य होगा। मतलब कि विधानसभा की सदस्यता चलने के लिए कम से कम जो है कि 10 सदस्य या जो कुल सदस्यता का जो है कि 10वां हिस्सा होना जरूरी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है किसी राज्य का विधानमंडल, संसद, राष्ट्रपति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा या अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकेगा, जो राज्य की आकस्मिकता निधि के नाम से जो है कि ज्ञात होगी।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक को विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? 1 माह से अधिक तक नहीं, 2 माह से अधिक तक नहीं और 3 माह से अधिक तक नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न, मतलब धन विधेयक तो राष्ट्र उसको विधान परिषद को रोकने का अधिकार ही नहीं है। अगर 14 दिन तक उस पर कोई विचार नहीं होगा तो ऑटोमेटिक पारित माना जाएगा। लेकिन धन विधेयक नहीं है, उसके अलावा और कोई विधेयक है तो मैक्सिमम 3 महीने तक विधान परिषद उसे अपने पास रोक सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जिस टॉपिक से, उस टॉपिक का नाम है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। देखते हैं पहला सवाल क्या है। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट या याचिका को जो है कि कहा जाता है। ऑप्शन ए है हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, कोवारंटो। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मैंडमस। मैंडमस को का अर्थ होता है परमादेश और यह आशय है, जिसका मतलब होता है कि यह आशय है कि हम आदेश देते हैं। इस याचिका द्वारा कार्यपालिका से उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत जो है कि करना चाहिए। दूसरा सवाल है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है अनुच्छेद 241, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 8 में जो है कि संघ राज्य क्षेत्रों या केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें से अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 241 में दोस्तों संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में जो है कि प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 242 में जो है कि निरसित है। चलिए अब बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। अनुसूची 6, अनुसूची 7 और अनुसूची 8 है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अनुसूची 7 में जो है कि भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र व राज्यों की विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें 3 सूचियों का प्रावधान है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों संघ सूची में कुल 97 विषय हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से देखा जाएगा तो कुल 98 विषय हैं। इसी तरह से दोस्तों जो है कि और संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को है और इसी तरह से राज्य सूची में जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, इसमें 66 विषय हैं, लेकिन वर्तमान में 59 ही हैं, मतलब 59 हैं। और जो समवर्ती सूची होती है दोस्तों, इसमें इस पर जो है कि कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का है, लेकिन अगर दोनों ही किसी एक समवर्ती विषय पर जो है कि कानून बना देते हैं तो केंद्र द्वारा बनाया हुआ कानून जो है कि मान्य होगा राज्य वाले की अपेक्षा। तो इसमें जो कुल विषय हैं दोस्तों समवर्ती सूची में वो हैं 47 विषय, लेकिन वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल इसमें 52 विषय हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा, जिला न्यायालय द्वारा नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय में, जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय। ऑप्शन में दिया है डी में, ए तथा बी दोनों में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, क्योंकि अनुच्छेद 224 में ये प्रावधान किया गया है कि अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है और अनुच्छेद 224(1) में जो है कि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कार्य की जो है कि बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को तत्समय बढ़ा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति सम्यक रूप से अर्हित व्यक्तियों, मतलब जो योग्य होगा व्यक्तियों को 2 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि, मतलब 2 वर्ष से अधिक नहीं होंगे, के लिए जो है कि वह निर्दिष्ट करे और उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा। इसी तरह से दोस्तों अनुच्छेद 242 में यह है कि जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ या
मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तब राष्ट्रपति सम्यक रूप से अर्हित किसी व्यक्ति को तब तक के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा, जब तक स्थायी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों को फिर से करने के लिए या करने में समर्थ नहीं हो जाता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 224(3) में भी इसी तरह से प्रावधान है कि उच्च न्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति जो है कि 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा। चलिए दोस्तों, तो आज के सेशन में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।